नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिस्ट्री विद रवि शर्मा। दोस्तों, पिछले जो वीडियो हमने बनाए हैं उन वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा की थी और आज उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैंने किया है। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और जिसने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में जो भी जीके या इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उन क्वेश्चनों का फायदा उठाएं। जो व्यक्ति घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। दोस्तों, हम समय खराब न करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन के अंदर आपको अगले आधे घंटे तक ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर या इस सेशन में हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चनों का पूरा एक सार तैयार किया है। इनमें से मुझे उम्मीद है कि काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे कैसे लग जाने चाहिए और ये वही क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन ज्यादातर उठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, जैसे हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे हड़प्पा सभ्यता से है और इस सभ्यता का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से किस कालखंड में रखा जाता है। ठीक है ना, ऐतिहासिक कालखंड की दृष्टि से सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को किस कालखंड में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ऐतिहासिक क्रम में किस कालखंड में रखा जाता है। किस कालखंड में रखा जाता है। तो देखो दोस्तों, ये प्रश्न अपने रीट में ही आ चुका है और इसका जो आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन में आपको याद रखना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिकल एज। देखो, ये प्रोटो हिस्टोरिकल एज होता क्या है, तो मैंने इसके बारे में बताया था कि इतिहास का वह समय जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ने में असमर्थता प्रकट कर दी जाती है, वो समय क्या कहलाता है, आदि ऐतिहासिक काल। और हमने बताया था कि जो सिंधु सभ्यता है उस सिंधु सभ्यता में लिखित अवशेष तो मिले हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखो, दूसरे प्रश्न की जब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता कि सिंधु सभ्यता के उत्थान के समय विश्व में और कौन कौन सी सभ्यता चरम पर थी। तो इसमें देखो, एक आती है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इसके अलावा दजला फरात सभ्यता जो ईरान इराक में थी, दजला फरात सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये तीनों ही सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। और देखो, हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जबकि धातु रूप में पहुंच ले तो धातु रूप में सिंधु सभ्यता का संबंध है कांस्य युगीन सभ्यता से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक बार प्रश्न आया था कि इस सिंधु सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, वह कब दी थी। तो ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जानकारी देखो इसकी प्राप्त होती है 1826 ईस्वी में और देने वाला कौन था, तो वो था चार्ल्स मेंसन। चार्ल्स मेंसन। इस चार्ल्स मेंसन ने सबसे पहले 1826 में इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। एक देखो प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता की जो स्थल है, इन सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण
कहाँ पाया जाता है? संकेंद्रण का मतलब होता है जमाव। मतलब जो अभी वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे जा रहे हैं, वो हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस क्षेत्र में ज्यादा मिल रहे हैं? तो इसका देखो ये प्रश्न आपके आरएस में आ चुका है, राजस्थान सेकंड ग्रेड के पेपर में, राजस्थान जी के पेपर में भी आ चुका है और रीट के पेपर में भी ये प्रश्न बन चुका है। तो इसका जो आंसर था वो था गग्गर हकरा क्षेत्र। गग्गर हकरा क्षेत्र। गग्गर का मतलब होता है सरस्वती नदी, हकरा मतलब होता सिंधु नदी का क्षेत्र, मतलब सिंधु और सरस्वती के बीच के क्षेत्र में वर्तमान में इस सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। इसलिए वर्तमान में इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते देखो इसी हड़प्पा सभ्यता से एक और प्रश्न आया था कि इस हड़प्पा सभ्यता के दो ऐसे स्थल हैं जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान से प्राप्त दो स्थल कौन कौन से हैं? तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा बन चुका है और इसका जो आंसर है वो है मुंडीगोक व शोर्तुगोई। मुंडीगोक व शोर्तुगोई। ध्यान से देखते रहना, इन क्वेश्चनों के अंदर से सारे ही प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी प्रश्न मिस नहीं करना है। अगले आधे घंटे की वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न की जब अपन बात करें तो वो प्रश्न आता है इसी हड़प्पा सभ्यता में कि R37 क्या है? तो पहले तो ध्यान रखना ये R37 है क्या? तो ये एक कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान। और ये कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है? तो इस हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल है, इस हड़प्पा स्थल से ही R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप साथ के साथ उतारते जाना ताकि आपके पास जब तक ये रीट का सिलेबस खत्म होगा तब तक एक अच्छी क्वेश्चनों का बैच तैयार हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि इन क्वेश्चनों से बाहर अगर प्रश्न आएगा तो वो किसी का भी गलत नहीं होने वाला, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो हाई से हाई लेवल पे भी बन जाते हैं और लो से लो लेवल पे भी चलते हैं। लेकिन इसके बाद में जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल ही कचरा कैटेगरी में आते हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन अगर वो आते भी हैं तो भी कोई भी बच्चा उन क्वेश्चनों को आराम से कर सकता है। फिर देखो, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से ही एक और प्रश्न था। देखो जैसे कि दो प्रमुख स्थल या दो प्रमुख अवशेष हड़प्पा से जो प्राप्त हुए थे, एक तो देखो गेहूं व जौ के दाने, गेहूं व जौ के दाने। और एक और यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है स्त्री के गर्भ से निकलते, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की मृण मूर्ति, पौधे की मृण मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, देखो ये गेहूं और जौ के दाने वाला प्रश्न अपने रीट में बन चुका है। ऐसे प्रश्नों को जनरली बच्चा नेग्लेक्ट कर देता है, जबकि ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो बच्चा उसको कंफ्यूजन के माध्यम गलत कर देता है। तो ध्यान रखना, गेहूं और जौ के दाने कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। और स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की मृण मूर्ति भी कहां से प्राप्त हुई है? तो वो भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। अब देखो बात करते, देखो मोहनजोदड़ो से भी कुछ एक प्रश्न एग्जाम में बने हैं। मोहनजोदड़ो से कुछ अवशेष ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है ना, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। इसके अलावा विशाल स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, विशाल स्नानागार। ठीक है, इसके अलावा विशाल स्नानागार के बाद में एक आता है शिव की मूर्ति या पशुपति शिव की मोहर, शिव की मोहर। शिव की मोहर के बाद में एक आता देखो मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य। और एक आता मलेरिया के साक्ष्य के बाद में बाढ़ के प्रमाण, बाढ़ के प्रमाण। ये प्रश्न
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें है ना प्रश्न कैसे पढ़ा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति की जगह एक बार ये भी प्रश्न आ गया था कि डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करती महिला की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। तो नर्तकी मतलब डांस करने वाली होती है, नाचने वाली होती है ना, तो ये नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। विशाल स्नानागार, ये विशाल स्नानागार भी कहां से प्राप्त हुए, तो वो भी कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इस विशाल स्नानागार के बारे में मार्शल ने कहा था कि जो विशाल स्नानागार है ये तत्कालीन समय का एक आश्चर्यजनक निर्माण था। अब इसके बाद में देखो पशुपति शिव की मोहर, ये देखो प्रश्न बहुत प्यारा है, इसमें मैं भी डिस्कस भी करूंगा आगे कि पहले तो प्रश्न आया था कि जो पशुपति शिव की जो मूर्ति है वो मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में उसमें सिक्के भी रहते हैं, मृदमान भी रहते हैं, मोहर भी रहते हैं या पत्र लेख भी रहते हैं। तो ध्यान रखना अभिलेखों से भी प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है, जो स्टाम्प होता है, मोहर होती है, उस मोहर से शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, मलेरिया के साक्ष्य है ना, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो कौन सा, मोहनजोदड़ो। और ये खोजे किसने थे, तो ये किसने खोजे थे, मैके ने। किसने खोजे, मैके ने। ध्यान देखो यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे भी मैं, और मोहनजोदड़ो भी मैं। सिंपल तरीका है याद करने का। और बाढ़ के प्रमाण, बाढ़ के प्रमाण केवल यही से प्राप्त हुए। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता का जो ये स्थल है इसमें 7 क्रमिक स्तर प्राप्त हुए हैं इसके विनाश और उत्थान के। चलते देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एक आता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की, विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने कहा, किसने कहा, तो वो किसने कहा था, वो कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने, किसने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। अब देखो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वो आता है, देखो ये प्रश्न अगला अपने एग्जाम में आ चुका है सेकंड ग्रेड में राजस्थान जीके के पेपर में कि कालीबंगा को, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। देखो इस दशरथ शर्मा के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि इस दशरथ शर्मा की एक किताब है जिसका नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इस अर्ली चौहान डायनेस्टीज में इसने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण कुल से मानी है। ये एक अच्छा फैक्ट इसमें माना जाता है। फिर देखो एक प्रश्न आता है कि कालीबंगा से ही कुछ अवशेष मिलते हैं जिसके अंदर से प्रश्न बनते हैं, जैसे जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, इसके अलावा हल के निशान, हल के निशान, हल के निशान के बाद में एक आता है, देखो हल के निशान के बाद में भूकंप के निशान या भूकंप के अवशेष, भूकंप के अवशेष। एक आता है ऊंटों की हड्डियां, ऊंटों की हड्डियां, ऊंटों की हड्डियां। तो ये भी कहां से प्राप्त हुए, तो ये भी प्राप्त कहां से हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, ठीक है। अब बात करते, देखो कालीबंगा हो गया। अब देखो लोथल है। इस लोथल से भी 2-3 प्रश्न प्रमुख रूप से बढ़ते हैं। वो प्रमुख क्या प्रश्न है कि एक तो जो गोंदीवाड़ा है यहाँ का, वो गोंदीवाड़ा केवल और केवल यहीं से प्राप्त हुआ है और कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा देखो एक प्रश्न आया था अभी रीट के पेपर में आया था, ये नेट के पेपर में आया था कि बाजरे के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं।
जनरली देखते हैं कि बाजरा राजस्थान की फसल है तो लोग कालीबंगा सही कर देते हैं, जबकि कालीबंगा नहीं है। और देखो एक और चीज यहाँ से जो पीली थी, मैंने कहा था कि यहाँ से मुख्य सड़क की तरफ खुलता हुआ मकान दिखाया गया था। मुख्य सड़क की तरफ, मुख्य सड़क की तरफ मकान का दरवाजा दिखा था। मतलब एक ऐसा मकान था जिसका दरवाजा गली की तरफ न खुलकर मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। अब देखो एक बात और, एक और प्रश्न आता है इसके अंदर कि वो आता है धोलावीरा से। कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा से देखो 3-4 प्रमुख प्रश्न है। एक तो स्टेडियम है ना, स्टेडियम। फिर इसके बाद में देखो सूचना पट, या जिसको अपन शाइन बोर्ड बोलते हैं। शाइन बोर्ड के बाद में इस सूचना पट पर, सूचना पट पर सेंधव लिपि में 10 अक्षर लिखे हुए हैं। सेंधव लिपि में 10 अक्षर, सेंधव लिपि में 10 अक्षर। मैंने कहा था कि एकमात्र ऐसे स्थल था जो 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा था ना। ओके, अब देखो लोथल के बाद में धोलावीरा आ गया। धोलावीरा बाद में देखो एक और आता है बनावली। बनावली से जो भी लेटेस्ट प्रश्न चल रहा है वो आता है हल का खिलौना। कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो भी कहां से प्राप्त हुआ है? इसे बनावली से। ठीक है, अब फिर देखो एक आता है जो सबसे प्रमुख अच्छा प्रश्न ये एग्जाम में बार बार आता है कि घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ सुरकोटड़ा से। कहां से प्राप्त हुआ है? सुरकोटड़ा से। यही से देखो मैंने एक और प्रश्न बताया था, बार बार बताता हूं कि गुजरात में जो कच्छ का रण है, इस कच्छ के रण से भी कुछ स्थल प्राप्त हुए और यहाँ से केवल 3 स्थल प्राप्त हुए। इसलिए के अलावा चौथा कोई भी स्थल यहाँ से नहीं मिला है। और वो याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो क्या थी? 2 सु दे। 2 से होता है धोलावीरा, सु यानी सुरकोटड़ा, और दे का मतलब होता है देशलपुर। दे का मतलब होता है देशलपुर। अब देखो ये हो गया। अब देखो एक बार एक आता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता तो वो कौन सी है? तो वो है यहाँ का नगर नियोजन, यहाँ का नगर नियोजन। और नगर नियोजन के अलावा यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है, जल निकास प्रणाली सबसे ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस हड़प्पा सभ्यता की मानी जाती है। अब देखो एक और प्रश्न आता है यहाँ से, वो आता है इस पशुपति की मोहर से। पशुपति की मोहर है ना। इस पशुपति की मोहर से देखो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि जो मोहर है, ये मोहर मिली कहां से है? तो ये मोहर मिली हमको मोहनजोदड़ो से। और इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर ये है कि इस पशुपति की मोहर में जो 5 जानवर हैं, उन जानवरों का क्रम पूछा जाता है। तो देखो इसमें देखो कुल पशु कितने हैं? तो कुल पशु कितने हैं इसमें? वो है 6। लेकिन पशुओं का प्रकार अगर पूछे तो प्रकार कितने हैं? 5 हैं, है ना। 5 प्रकार के पशु, कुल 6 पशु। जैसे इसमें जो दाएं तरफ है, दाएं भाग की तरफ क्या क्या है? चीता है और हाथी है ना। जबकि इसके बाईं तरफ जो है वो चीता हाथी ना होकर क्या है? गेंडा है और भैंसा है, ठीक है ना। और इसी गेंडा और भैंसा के नीचे 2 हिरण के बच्चे हैं। 2 हिरण के बच्चे। तो देखो 2, 3, 4, 5, 6 जानवर हो गए, लेकिन प्रकार कितने इसमें? केवल और केवल 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों को साथ के साथ उतारते रहना ताकि आपको इसको बाद में लिखने की बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। अब देखो बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो अगले प्रश्न जो आता है वो एक प्रश्न आया था कि हड़प्पा सभ्यता का वह क्षेत्र जिससे हिंदू समाज आज भी प्रेरणा ले रहा है ना। तो ये प्रश्न बहुत प्यारा था। और वह क्षेत्र कौन सा था? तो वो क्षेत्र था धर्म।
है ना, यानी हड़प्पा सभ्यता का वह क्षेत्र जिससे जिससे हिंदू समाज आज भी प्रेरणा ले रहा है, आज भी प्रेरणा ले रहा है, तो वो कौन सा है? धर्म। हमने देखा कि सिंधु सभ्यता में जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, वो धार्मिक क्रियाएं आज ऐसी कैसी हम काम में लेते हैं, जैसे हवन करना, है ना, पशुपति की पूजा करना, मातृ शक्ति की पूजा करना, ठीक है, स्वास्थ्य का चिन्ह है ना, पीपल, जल की पूजा करना, पीपल की पूजा करना, ये सब सभ्यता इस हड़प्पा सभ्यता की देन है, जिसे हमने ऐसे का ऐसा ग्रहण कर लिया है। अब देखो अगला प्रश्न इसके अंदर से एक और आता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि में से, कि देखो इस लिपि में क्या आता है कि पहले देखो ये लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, मतलब यह वर्णनात्मक नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा ये कैसी है? सर्पिलाकार, है ना। सर्पिलाकार क्यों है? क्योंकि ये किस तरह से लिखी जाती है? दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, मतलब दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, तो ये जो सर्प बनता है, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। फिर आते हैं, देखो इसके लिखने का तरीका है, वो क्या कहलाता है? बुस्ट्रोफेदन। क्या कहलाता है? बुस्ट्रोफेदन, ठीक है ना। बुस्ट्रोफेदन को ही एक नाम दिया गया, और वो क्या? गोमूत्रिक लिपि, गोमूत्रिक लिपि। लेकिन ध्यान रखना, ये लिपि अभी तक कैसी है? अपठित है, यानी अभी तक इसको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हो पाई है। और इसके बारे में और भी प्रश्न आ सकते हैं कि जैसे कि इसको किस किस ने समय समय पर पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लेना एक बार। और एक और प्रश्न जो हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वो आता है कि जो व्यापार है, वहां से वस्तु थी जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो थी लाजवर्द मणि। इस लाजवर्द मणि का आयात कहां से किया जाता था? तो ये आयात किया जाता था कहां से? बदख्शा से। कहां से किया जाता था? बदख्शा से। बदख्शा कहां पे है? तो यह अपने अफगानिस्तान से। कहां पे है? अफगानिस्तान में। तो देखो दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनको लगता है कि अगर इससे बाहर अगर पेपर बना तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, और इस क्वेश्चनों के आसपास के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जरूर देखना। और एक चीज ध्यान रखना कि इस टॉपिक में जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा को आपको जो भी जैसे भी जहां से भी जो भी मटेरियल मिले उसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसका दो कारण है कि एक तो इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, और दूसरा राजस्थान जीके में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बढ़ता है, और प्रश्न जो भी बनता है वो बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। तो देखो, ये तो हुए सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख प्रश्न। अब बात करते देखो अपन वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न। तो वैदिक सभ्यता की जब हम बात करें, तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि इस वैदिक सभ्यता के नाम, यानी सिंधु वैदिक सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा था कि जो वेद है, वैदिक ये वेद है, इन वेदों को नामकरण है, वेदों के नामकरण की बात करते हैं। वेदों के अन्य नाम, वेदों के अन्य नाम क्या क्या है? तो देखो, पहला नाम था इसका श्रुति, इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है, अपौरुषेय भी कहा जाता है, और इनको ही संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। अब देखो एक और प्रश्न आता है, इसको श्रुति क्यों कहा जाता है? तो मैंने बताया था कि जो वैदिक साहित्य का ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक श्रवण परंपरा यानी सुनकर स्थानांतरित हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, अर्थात जो वेद है वो ईश्वरीय कृति माने जाते हैं, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। संहिता, तो जो चारों वेद हैं, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं वैदिक साहित्य में से या वैदिक सभ्यता में से एक और प्रश्न अच्छा बनता है कि इस वैदिक सभ्यता का कालक्रम, वैदिक सभ्यता का समय। इस पूरी वैदिक सभ्यता का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर
600 ईसा पूर्व तक। जबकि अपन ने बात की थी कि एक विद्वान था जिसका नाम था विंटरनित्ज। उस विंटरनित्ज ने इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना। देखो एक प्रश्न ये भी आता है कि जो ऋग्वैदिक काल है, इस ऋग्वैदिक काल में जो सर्वोच्च देवता था वो कौन सा था, और उत्तर वैदिक काल का सर्वोच्च देवता कौन सा था। तो ऋग्वैदिक काल का जो सर्वोच्च देवता था वो कौन सा था, इंद्र। जबकि अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे कौन हो गया था, प्रजापति। क्या हो गया था, प्रजापति। ध्यान रखना, इसी ऋग्वैदिक काल से एक और प्रश्न बनता है, वो देखना कि यहाँ का जो निवास था, यानी ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे भारत में। तो वो यहाँ पे जो आंसर गया था वो क्या गया था, सप्त सेंधव प्रदेश, सप्त सेंधव प्रदेश। जबकि अगर अपन उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इस उत्तर वैदिक काल में जो आर्य निवास स्थान था वो कौन सा था, तो वो था गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब, या इसके साथ और क्या आ सकता है, कुरुक्षेत्र। क्या आ सकता है, कुरुक्षेत्र। यार देखो मैंने एक और कहा था कि जब भी सीटेट का पेपर हुआ था उस सीटेट के पेपर में ऑप्शन में सप्त सेंधव प्रदेश न होकर क्या आ गया था, पंजाब, बलूचिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर, है ना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र। जबकि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द यूज में लिया जाता है, तो वो आता है मध्य देश। क्या आता है, मध्य देश, है ना। तो ये भी बहुत प्यारा प्रश्न बन सकता है। ठीक है। और देखो इसके अलावा अपन ने दो तीन और बात की थी, जैसे दयानंद सरस्वती ने आर्य का जो मूल निवास स्थान वो तिब्बत क्षेत्र बताया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने इसका निवास स्थान कौन सा बताया था, तो वो बताया था उत्तरी ध्रुव प्रदेश या आर्कटिक प्रदेश। ठीक है। अब चलते वैदिक सभ्यता के अगले प्रश्न की तरफ। तो वो देखो एक आता है कि इस वैदिक साहित्य का क्रम पूछा जाता है, वैदिक साहित्य का क्रम। तो वैदिक साहित्य का जो क्रम है वो कौन सा, देखो सबसे पहले वेद है ना। वेद के बाद में रचना हुई थी ब्राह्मण ग्रंथों की। किसकी रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में रचना हुई थी आरण्यक ग्रंथों की, आरण्यक ग्रंथ। और उसके बाद में रचना हुई थी उपनिषदों की। किसकी रचना हुई थी, उपनिषदों की। ठीक है ना। देखो मैंने बताया था कि आरण्यक ग्रंथ क्या है, ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना जंगल में की गई थी, एकांत में की गई थी, वो क्या करे, आरण्य ग्रंथ। और उपनिषदों का मतलब क्या होता है कि गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, उपनिषद है। और मैंने ये भी बताया था कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 उपनिषद है ना। और इन 108 उपनिषदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, मुक्ति को उपनिषद में। मैंने कहा था ना कि कोई माला को अगर 108 बार जप ले तो उसकी क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। तो 108 उपनिषद है, उल्लेख कहाँ मिलेगा, मुक्ति मिलती है जहाँ पे। तो उपनिषद कौन सा हो गया, मुक्ति को उपनिषद। ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। तो वो देखो एक प्रश्न आता है वेद त्रय से, वेद त्रय, और एक आता है प्रस्थान त्रय। वेद त्रय और प्रस्थान त्रय। जो वेद त्रय होता है इसमें तीनों वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जबकि प्रस्थान त्रय की बात करें तो प्रस्थान त्रय में देखो आता है भगवत गीता, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र, है ना। प्रस्थान त्रय के उदाहरण देने वाला कौन था, तो वो थे आदि गुरु शंकराचार्य जी। अब देखो इसके बाद में एक आता, देखो ऋग्वैदिक काल जो है, इस ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख फसल थी वो फसल कौन सी थी, तो यहाँ पे थी जो, है ना, जिसको क्या कहा जाता था, यव। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें, यहीं पे देख लेते हैं, तो उत्तर वैदिक काल की जो फसल थी वो कौन सी थी, प्रमुख फसल, वो हो गई थी गेहूं और धान, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चावल। धान को क्या कहा जाता है, चावल कहा जाता है। ठीक है।
देखो अब एक प्रश्न आता है, जैसे मैंने इस प्रश्न को पहले भी डिस्कस कर रखा है अच्छे से, इसको फिर देख लो एक बार कि जैसे ये वेद हैं, इन वेदों के उपवेद एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा इनके ब्राह्मण ग्रंथ और इनके जो पुरोहित हैं, इनमें से काफी अच्छे प्रश्न बढ़ते हैं एग्जाम में। आपको इन चारों को याद कर लो, रीड का प्रश्न इससे बाहर निकलता नहीं है। देखो जो अपने को पहले ये ध्यान रखना कि वेद कौन कौन से हैं। तो पहला है ऋग्वेद, सामवेद, तीसरा आता है यजुर्वेद और चौथा आता है अथर्ववेद। ठीक है ना। ऋग्वेद के देखो उपवेद का नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है इसका नाम है गंधर्ववेद। ठीक है। यजुर्वेद का जो उपवेद है इसका नाम है धनुर्वेद और अथर्ववेद का जो उपवेद है इसका नाम है शिल्प वेद। क्या नाम है? शिल्प वेद। अब देखो बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। तो देखो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। पहला है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी। क्या नाम है? कौशितकी। ठीक है। सामवेद के सबसे ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ है, 1, 2, 3, 4 और 5। पहला है पंचविश, षडविश, फिर आता है जेमिनी, फिर आता है वंश और सबसे आखिरी में आता है सामविधान। देखो पंचविश को मैंने कहा था कि तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है, षडविश को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है। जेमिनी को तल्वकार कहा जाता है। देखो यजुर्वेद की भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा है, पहला है शतपथ और दूसरा आता है कौन सा? तैत्तिरीय। देखो ये शतपथ है, ये शुक्ल यजुर्वेद का है। ठीक है ना। और ये किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का। ठीक है। मैंने कहा शुक्ल यजुर्वेद को ही क्या कहा जाता है? वाजस्नेही संहिता। ये भी ध्यान रखना, वाजस्नेही संहिता किसको कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को। क्योंकि एक बार प्रश्न आज आ गया था कि वाजस्नेही संहिता का संबंध किससे है, तो वो प्रश्न आंसर गया था शुक्ल यजुर्वेद से या यजुर्वेद से। ठीक है। शिल्प वेद या अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ, वो कौन सा है? गोपथ। ठीक है। जबकि पुरोहित की बात करें तो ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसका नाम है होत्र, सामवेद का जो है उसका नाम है उद्गाता। ठीक है। यजुर्वेद का जो है उसका नाम है अध्वर्यु और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसका नाम क्या? ब्रह्म या ब्रह्मा। ध्यान रखना चारों ही पुरोहितों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित है वो कौन सा है? ब्रह्मा, है ना, या ब्रह्म पुरोहित। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एक बहुत प्यारा प्रश्न, इसको आप ऐसा कैसे स्क्रीनशॉट भी ले लेना और चाहो तो इसको कॉपी में भी उतार लेना। अब देखो इस वैदिक साहित्य से या वैदिक सभ्यता से एक और प्रश्न अच्छा सा आता है, वो आता है नदियों का। किसका आता है? नदियों का। जो ऋग्वेदिक काल में कुछ ऐसी नदियां थी जिनके वैदिक नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुछ प्रमुख नदियों के नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि जैसे सतलज नदी भी, तो इस सतलज का जो प्राचीन नाम है, वैदिक नाम है, वो क्या है? शतुद्री। क्या है? शतुद्री। एक आता है जैसे रावी, इसका प्राचीन नाम है परुषणी, है ना। एक आती है जैसे झेलम नदी, इस झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वीतस्ता। एक और ध्यान रखना, वो है अस्किनी। अस्किनी जो नदी है, सॉरी, ये नदी है चिनाब। इस चिनाब का जो वैदिक नाम था वो क्या था? अस्किनी। ठीक है ना। एक और देख लेना, वो है व्यास नदी, इसका जो वैदिक नाम है वो क्या है? विपाशा। ठीक है। ये एक अच्छा सा प्रश्न इसमें दिखता है। अब देखो एक और ध्यान रखना, कुछ एक शब्द और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे
सभा समिति विदत में से प्रश्न आ जाता है, सभा समिति और विदत, है ना। देखो सभा के मैंने बताया था कि जो आज की संसद में जो राज्यसभा होती है उस राज्य सभा के समान वैदिक काल में संस्था कार्य करती थी। और मैंने कहा था कि इस सभा का जो अध्यक्ष होता था वो अध्यक्ष क्या कहलाता था, वो कहलाता था सभ्य। क्या कहलाता था, सभ्य। और मैंने ये भी कहा था कि इस अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद में जो सभा है इस सभा के लिए क्या शब्द काम में लिया गया, नरिष्ठा। नरिष्ठा अर्थात ऐसी संस्था जिसके द्वारा जो आदेश निकाले जाते हैं उन आदेशों का उल्लंघन संभव नहीं है। इसलिए इस अथर्ववेद में जो नरिष्ठा है, इस नरिष्ठा का मतलब पूछ लिया गया तो वो मतलब क्या होता है इसका, नरिष्ठा का मतलब होता है अनुल्लंघनीय। क्या होता है, अनुल्लंघनीय। और ये नरिष्ठा किसमें कहा गया, इसको अथर्ववेद में कहा गया है। देखो समिति है, मैंने कहा समिति जैसे लोकसभा है आज की उस तरह कार्य करती थी, यानी यहाँ पे जनता से के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते थे जो राजा का चयन करते थे या राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने का काम करते थे। तो इस समिति का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, ईशान। क्या कहलाता था, ईशान। देखो भाई एक और प्रश्न आता है कि इस अथर्ववेद में ही, अथर्ववेद में सभा व समिति को, सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। दो पुत्रियां या पुत्रियों के लिए क्या शब्द काम में आता है, दुहिताएं। ठीक है ना, दुहिताएं कहा गया है। विदत देखो यह आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था या प्राचीनतम संस्था थी। ठीक है ना, जिसमें सैनिक लूट के बंटवारे का विभाजन किया जाता था। ठीक है, अब देखो एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो आर्य, इस आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, स्वामी या अभिजात। ठीक है, अब देखो बात करते हैं दो तीन शब्द देखो यहाँ पे। जैसे एक प्रश्न आता है वर्ण व्यवस्था से, किसमें से आता है, वर्ण व्यवस्था से। तो ये वर्ण व्यवस्था देखो मैंने कहा था कि वर्ण चार होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इन वर्ण व्यवस्था का, इस वर्णों का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया, तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया वो कहा किया गया, वो किया गया था ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद के अंदर एक जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में एक सूक्त आता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है, पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो विराट पुरुष है, इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, ठीक है, और पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई है, शूद्र की। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था को लेकर पहली बार देखने को मिलता है। एक देखो शब्द आता है ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा, कि ऋतस्य गोपा शब्द किसके लिए कहा गया, ऋतस्य मतलब जो ऋत का नियामक होता है, मतलब ऋत का संचालन करने वाला कौन था, तो वहां पे आंसर क्या गया था, वो गया था वरुण। देखो यहाँ पे एक और ध्यान रखना, हमने देखो जब इस टॉपिक को पढ़ा था तो हमने कहा था कि इस ऋग्वेद के समकालीन एक ईरानी साहित्य था जिसका नाम था जैन अवेस्ता। इस जैन अवेस्ता में वरुण के लिए एक शब्द काम में लिया गया और वो शब्द क्या था, आहुर माजदा। कौन सा शब्द काम में लिया गया, आहुर माजदा। किसमें कहा गया इसको आहुर माजदा, तो एक ईरान का ग्रंथ है जिसका नाम है जैन अवेस्ता। ठीक है, ऋतस्य गोपा शब्द किसके लिए कहा गया, वरुण के लिए। एक आता है जनस्य गोपा। जनस्य गोपा या गोपा जनस्य, है ना, यानी गोप का रक्षक। तो ये किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है राजा को। और एक प्रश्न आता है अनस्य बलधिकृत। अनस्य बलधिकृत, बलधिकृत यानी इसका मतलब होता है दूसरे को कर देने वाला। तो हमने पढ़ा था कि पूरी वैदिक सभ्यता में केवल एक ही वर्ण था जो टैक्स चुकाता था और वो कौन था, वैश्य। यानी वैदिक काल में जो कर चुकाने का भार था वो किसके ऊपर था, केवल और केवल वैश्य जाति के ऊपर था। ठीक है,
अब देखो बात करते हैं इसी वैदिक साहित्य में। यहाँ पे देखो कुछ बड़े एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर आपको विचार करना है कि वो प्रश्न क्या है कि कुछ संवाद दिए गए हैं वैदिक साहित्य में, उन संवादों से प्रश्न बनता है कि कौन सा संवाद किस जगह से उठाया गया है। कि जैसे एक संवाद आता है जैसे विदेह माधव की कथा, विदेह माधव की कथा है ना, विदेह माधव की कथा। एक आता है जल प्लावन की कथा, जल प्लावन की कथा। एक आता है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। एक आता है यम नचिकेता संवाद। ये जो प्रमुख संवाद है एग्जाम में पूछे जाते हैं, यम नचिकेता संवाद, ठीक है ना। एक आता है निष्काम कर्म का, निष्काम कर्म का उल्लेख, ठीक है ना। फिर एक और देख लेना उमा का उल्लेख, उमा का उल्लेख, ठीक है ना। तो देखो ये जो है विदेह माधव की कथा और जल प्लावन की कथा, इन दोनों का ही वर्णन कहां पे मिलता है, तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक साहित्य का मार्ग दिलाने वाला टॉपिक शतपथ ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, ये भी मैत्री संवाद की जब बात करें तो याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है, तो ये भी कहां पे है, शतपथ ब्राह्मण में। लेकिन अगर प्रश्न यह आ जाए कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहां पे मिलता है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, तो ये कहां पे मिलता है, ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। कहां मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। फिर देखो ये आता है यम नचिकेता संवाद, तो ये यम नचिकेता संवाद कहां पे है, ये है कठ उपनिषद में। किसमें मिलता है, कठ उपनिषद में। निष्काम कर्म का उल्लेख कहां पे मिलता है, ईशो उपनिषद में, ईशो उपनिषद में, ठीक है। तो एक आता उमा का उल्लेख, ये कहां मिलता है, तो ये मिलता है केन उपनिषद में। कहां मिलता है, केन उपनिषद में। अब देखो इसके अलावा एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ज्यादा फंसता है कि उत्तर वैदिक काल के अंदर कुछ दार्शनिक राजा हुए थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा। तो उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख दार्शनिक राजा थे वो कौन कौन से थे, देखो एक था केके जनपद का जिसका नाम था अशुपति, क्या था, अशुपति। दूसरा था केके जनपद का अशुपति था। एक आता है विदेह का, यहां का राजा था जनक, जनक। इसके अलावा एक आता था काशी जनपद का, तो काशी जनपद का राजा इस समय था वो कौन था, अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु। और इसके बाद में एक आता है पांचाल जनपद का, तो पांचाल जनपद का कौन था, प्रवाहन जाबाली। कौन था, प्रवाहन जाबाली। देखो एक और प्रश्न आता है कि वैदिक सभ्यता का तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था वो कौन था, तो ये जो पांचाल जनपद है, इस पांचाल जनपद को वैदिक सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसको कहा जाता है, पांचाल महाजनपद को, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब दो तीन प्रश्न और देखना कि जैसे यहां से प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो आता है गायत्री मंत्र से, कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलता है, इसकी रचना किसने की, ठीक है ना, और कहां पे की थी, ठीक है ना। तो जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र से जो प्रश्न बनता है कि देखो पहले तो देखो इस गायत्री मंत्र की रचना करने वाला कौन था, विश्वामित्र। कौन था, विश्वामित्र। कहां पे की थी इसकी रचना, तो इसकी रचना हुई थी अपने पुष्कर में, ठीक है। और इस गायत्री मंत्र का उल्लेख क्या मिलता है, तो जो ऋग्वेद है
इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है किसको? सवित्र को, ठीक है। अब देखो एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आता है दशराज्य युद्ध से। किससे आता है? दशराज्य युद्ध, है ना। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कहा मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये दशराज्य युद्ध किसके बीच कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रावी नदी या परुष्णी नदी पर, या परुष्णी नदी के किनारे, ठीक है। इस युद्ध में कौन जीता था? तो ये जीता था सुदास, है ना। और सुदास के सामने कौन थे? तो 10 राजाओं का एक संघ था, ठीक है ना। इस 10 राजाओं के संघ का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो कर रहे थे विश्वामित्र, ठीक है। और सुदास का जो इस समय गुरु था उसका नाम था वशिष्ठ। और जीता कौन था? तो वो जीता था सुदास, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न आते हैं इनके वस्त्रों से। तो ऋग्वेदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र थे। एक था एक तो था अधो वस्त्र, अधो वस्त्र, या इसको नीवी भी कहा जाता था, है ना। ये नीवी जो था ये पहना जाता था कमर के नीचे, कमर के नीचे। और जो कमर के ऊपर पहना जाता था उसको क्या कहा जाता था? वास। मतलब ये कमर के ऊपर पहना जाता था और गले के नीचे तक पहना जाता है। और एक आता है अधिवास। ये अधिवास जो होता था ये सिर पर ढकने का कोई कपड़ा होता था जिसे चुनरी या साफा कहा जाता था, ठीक है। एक और देख लेना, एक आता शब्द वहतु, है ना। वहतु क्या है? कन्या को जो शादी के समय उपहार दिए जाते हैं, शादी के समय कन्या को दिए जाने वाले उपहार क्या कहलाते थे? वहतु। और एक और आता है, वो आता है अमाजु। अमाजु क्या होता था? तो ये क्या होती थी? जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी अमाजु, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में से उठते हैं। आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। जिसने भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में इन वीडियो या इस टॉपिक्स का फायदा पहुंच सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।